नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोशीमठ संकट पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर की बात। लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास पर हर मदद का दिया भरोसा। ग्राउंड पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। कहा, राजनीतिक रंग देने से बिगड़ा माहौल। केंद्र को भी एक्शन लेने के लिए कहा। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। आईटी मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 847 और निफ्टी 242 अंक चढ़े। आगे बढ़ता डिजिटल रुपया दूसरे फेज में जल्द होगा शुरू। एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 4 और बैंक होंगे शामिल। अहमदाबाद, इंदौर, पटना समेत 8 शहरों में मिलेगी सुविधा। ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में हिंसा और तोड़फोड़। राजधानी में इमरजेंसी लगी। 400 बार्सिलोना के समर्थक उपद्रवी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने हालात पर जताई चिंता। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। 267 ट्रेनें कैंसिल, 90 से ज्यादा लेट। हवाई सेवा भी प्रभावित। मौसम विभाग का अनुमान, मंगलवार के बाद ही मिल सकती है राहत। और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हर दिन ऐसे मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शहर में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दे रही हैं। सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में आ गए हैं। जमीन धंसने की वजह से लोग दहशत में हैं। लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जोशीमठ के हालात पर पीएमओ भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली। इस बारे में पीएमओ ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को फिलहाल तैनात किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोशीमठ के ताजा हालात पर पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सांत्या गोरा ने। जोशीमठ के लोगों की शिकायत है कि उनकी बात को सुना नहीं गया और अलग अलग लेवल्स पे नहीं सुना गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सीएम लेवल तक नहीं सुना गया। तो जहां पे जो कमियां रही हैं, क्या कोई एक्शन होगा कि किन की तरफ रहा? क्या आप लोगों से आपसे वो लोग मिले थे और मिले थे तो उस मीटिंग में क्या हुआ था? नहीं, मेरे को मिले थे और अभी इधर ही आकर मिले हैं जल्दी। मेरे को 1 तारीख को 2 तारीख को मेरी भेंट हुई है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे पहले सर, ये तो 1-2 तारीख तक तो मसला आप सामने आने लग गया था। वो कह रहे हैं कि पिछले साल से हम कोशिश कर रहे हैं। उस पर बाडिया संस्थान के लोगों ने और अन्य संस्थान के लोगों ने वहाँ पर सर्वेक्षण किया है पूर्व में और कुछ अध्ययन किया है उन्होंने। उनकी रिपोर्ट भी कुछ आई है और लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट जब आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी इस पर लेकिन देरी तो हमारी तरफ से इसका मतलब दिख ही रही है ना सर। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता ये नहीं है। पीछे क्या हुआ अब उससे कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो अभी तात्कालिक रूप से हम कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। और हम पूरी तरह से जोशीमठ के लोगों के साथ हैं। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उनके साथ है हर तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर प्रकार का जो भी काम करना होगा वहाँ पर किया जाएगा। उनका आश्वासन है हमारे साथ। इसलिए सभी लोगों को हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान जो है वहाँ पर हम सब पर कृपा करें, हमारे ऊपर हमारी रक्षा करें, जोशीमठ शहर को बचाएं। और हम लोगों की तरफ से जो प्रयास है वो प्रयास 100% होगा। हम जोशीमठ के लोगों के साथ हैं और पूरी तरह से। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन कानून पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। लेकिन कोर्ट इस कानून पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक के खिलाफ सुनवाई को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने नया कानून बनाकर धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्ती बढ़ा दी थी। नए कानून में नए प्रावधान हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और कराने वाले धर्म गुरु को 60 दिन पहले जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 5
साल तक की जेल, 50,000 जुर्माने का सजा का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नवंबर में इस कानून को पहली नजर में असंवैधानिक मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर धर्म परिवर्तन गैर कानूनी नहीं होता। ये एक गंभीर मसला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने रोक हटाने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। और अब बात करेंगे उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप की, जो लगातार जारी है। कोहरे की वजह से यहां पर 267 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 90 से ज्यादा देरी से चल रही हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए क्या हैं हालात? देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर कोहरे की घनी चादर अब भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर और आपको अभी भी मेरे पीछे कोहरे की सफ़ेद चादर ही दिखाई देगी। अगर अर्ली मॉर्निंग की बात की जाए तो तब विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, हालांकि थोड़ा कोहरा छटा है, लेकिन अभी भी अगर कहा जाए कि एकदम से साफ तस्वीर आपको नहीं दिखाई देगी। हर जगह धुंध ही इस वक्त दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इसका असर अब रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है। जो ताज़ा जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक 250 से ज़्यादा ट्रेनों को कोहरे की वजह से रद्द किया गया है। वहीं 90 से ज़्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो 10 से 11 घंटे देरी से चल रही है। वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 से 4 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है और वहीं 25 से 30 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो देरी से चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यातायात पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की गई है रेलवे की तरफ से भी। सभी पैसेंजर्स को ये कहा गया है कि जब वो अपने घर से निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए तो एक बार 139 पर डायल करके अपने ट्रेन का जो रियल टाइम डेटा है वो ज़रूर कलेक्ट करें, उसके हिसाब से ही अपना घर छोड़ें। साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से भी सभी यात्रियों को ये जानकारी दी गई है कि जब वो फ्लाइट पकड़े तो इसके लिए सही टाइम को लेकर जो कंसर्न एयरलाइन है उससे संपर्क करें। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि स्थिति काफ़ी सीवियर है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की बात करें तो सुबह का तापमान 6 से 8 डिग्री था। हालांकि थोड़ी स्थिति सुधरी है लेकिन कोहरा आपको हर तरफ दिखाई देगा अभी भी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और उत्तर भारत को मंगलवार से सर्दी से राहत मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा। मौसम के ताजा हाल पर भारतीय मौसम विभाग के साइंटिस्ट आर.के. जनमानी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, रेड अलर्ट इशू किया है आईएमडी ने, कब तक ये रहेगा? ये मेनली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए है और उत्तर प्रदेश के लिए है और बिहार के लिए है। मेनली तो घना कोहरा है। जो कोहरा का जो चादर है ना काफी लंबा टाइम रहता है और 0 मीटर हो जाता है, ठीक है ना। और कल से इम्प्रूव होगा, 11th से बहुत इम्प्रूवमेंट है क्योंकि जो WD है 2 WD बैक टू बैक और आज एक WD निकल रहा है जिसके वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में रेन स्नो लाइट हो रहा है। लेकिन जो मेन WD जो 10th नाइट को आ रहा है उसके वजह से जो हिमालयन स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर है मेनली हैवी रेन स्नो है 11th नाइट एंड 12th। सो हम लोग वार्निंग इशू किया और उसके साथ साथ प्लेन्स में जो है 11 नाइट से 13 मॉर्निंग तक ड्रिजिल रेन हो सकता है आइसोलेटेड पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश। तो ये जो एक्टिविटी आगे है तो उसको ये सारा क्लीन करेगा। फॉग लेयर भी जाएगा और डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑलरेडी इम्प्रूव। जैसे सफदरजंग आज 1 से 2 डिग्री, दिल्ली का जो ऑल 5 स्टेशन आज इम्प्रूव। सर, पिछले कुछ दिनों से हम देखा कि 0 विजिबिलिटी देखने को मिली, तो अब धुंध और कोल्ड दोनों खत्म हो जाएगा? हाँ, अभी जो WD आ रहा है, WD का कैरेक्टरिस्टिक जो वेदर सिस्टम है वो साफ करता है क्योंकि उसमें विंड रहता है। अगर ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि हवा नहीं है। ये फॉग का चादर और जो रुका टेम्परेचर और सीवियरिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द विंड। लेकिन अभी जो WD आ रहा है वो विंड लेके आ रहा है और मोशन होगा, जो वर्टिकल जो एटमॉस्फेयर जो मूव करता है वो भी होगा। सो मेनली 11th नाइट ऑनवर्ड ये बेल्ट में आपको इंप्रूवमेंट मेनली फॉग से दिखाई देगा और एयरपोर्ट का जो रुका जो बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग वो भी इंप्रूव होगा मेनली 11th नाइट। और कानपुर में एक सप्ताह में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा और कैसे हो इससे बचाव, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
और अब बात करते हैं मार्केट की। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक आज किया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दे तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 847 पॉइंट चढ़कर 60,747 पर और निफ्टी 242 पॉइंट चढ़कर 18,101 पर बंद हुआ। सुमित से समझते हैं मार्केट का पूरा हाल। सुमित बताएं, सेक्टर्स का कैसा हाल रहा आज का, किस तरीके का एक्शन दिखा, कहां पर सुस्ती कहां पर तेजी? देखिए, आज एक बढ़िया तेजी बाजार में रही और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आपको आज दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक अच्छा मूव था। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स जहां पर M&M लीड कर रहा था 3.5% की तेजी। TCS नंबर से पहले 3.5% का उछाल। SBI लाइफ 3% ऊपर और HCL टेक IT स्पेस के नंबर से पहले करीब 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में टाइटन नंबर्स के बाद जो 2% का फॉल। बजाज फिनसर्व में प्रेशर जारी है। बजाज ऑटो 0.5% नीचे और HDFC लाइफ करीब 0.5% के आसपास का फॉल। यहां पर भी रादर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिली। मिड कैप में L&T फाइनेंस होल्डिंग 5.5% की तेजी। मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर, परसिस्टेंट करीब 4.5% ऊपर और अदानी विल्मर एक समय पर सर्किट करीब लेकिन 3% ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आइडिया नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, ट्रेंड 2.5% नीचे, HPCL 2% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज फ्लेवर था IT में, तो पूरा IT स्पेस जोरों में, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम, TCS, HCL, टेक महिंद्रा ये कुछ स्टॉक हैं जो कि 3 से लेकर 4% तक आज की तेजी में बढ़ते हुए दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब बात डिजिटल रुपया की, जिसका दूसरा फेज अब शुरू होने वाला है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पहले चरण से सबक सीखते हुए अगले चरण में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ नए बैंक भी जुड़ेंगे जो दूसरे शहरों तक इसका विस्तार अब होगा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, क्या है डिजिटल रुपए के दूसरे फेज की एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? दरअसल क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया था, 1 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। काफ़ी सीमित दायरे में इसे लॉन्च किया गया था। अब सूत्र कह रहे हैं कि इस डिजिटल करेंसी को, जिसको डिजिटल रुपया भी कहते हैं, इसका अगला चरण बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है और हो सकता है कि इसी महीने के आखिर तक अगला चरण लॉन्च किया जाए। ये जो डिजिटल रुपया है, इसका जो अगला चरण लॉन्च किया जाएगा, इसके पीछे 2 वजह है। पहला कि पहले चरण में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद 16,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। 1,60,000 ट्रांजैक्शन हुए और करीब इस पे 64 लाख रुपए के लेन देन हुए। क्योंकि काफी सीमित दायरे में हुआ, चुनिंदा बैंक, चुनिंदा कस्टमर, चुनिंदा शहरों के बीच में हुआ था। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए अगले चरण में सरकार जो है 4 और बैंकों को इसमें शामिल करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। अब तक इसमें बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में सुविधा मौजूद है। यानी 4 बैंक और इसमें जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से जो 4 शहरों में इसे लॉन्च किया गया था, वो 4 शहर थे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। अब इन 4 शहरों के अलावा कई और शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, पटना और शिमला होंगे। और इस अगले चरण में जो बदलाव कुछ किए जाएंगे पहले चरण के मुकाबले, चूंकि पहले चरण में कुछ जो प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें समझ में आई, उसके अनुभव के आधार पर अगले चरण में कुछ और इसको स्मूथ बनाया जाएगा और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक इसको एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी में है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और बिहार में जाति के आधार पर जनगणना शुरू हो गई है। इसका देश की राजनीति पर क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, TCS के नतीजे आ गए हैं। Q3 की नतीजों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में Q1 के नतीजे TCS के कंसो मुनाफा की अगर बात करें तो यहाँ पर 10,850 रहा है कंपनी का मुनाफा। जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक, कंपनी का जो अनुमान था उसके मुताबिक कंपनी का दिखता हुआ आगे का रिजल्ट। Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है और Q1 का रिजल्ट TCS का। इस पूरे रिजल्ट को जानेंगे, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके का रहा है कंसो मुनाफा की अगर बात करें तो 10,850 करोड़ का ये रहा मुनाफा। हालांकि 11,137 का अनुमान था आवास का। इसके अलावा 8 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। बेहतरीन रही है पीछे देखा जाए तो TCS का प्रदर्शन, लेकिन ऐसे में अनुमान से थोड़ा कम या उसके आसपास ये जो प्रदर्शन है कंपनी का ये रहा।
67 स्पेशल डिविडेंड का ऐलान यहाँ पर कंपनी ने किया है अपनी तरफ से। जो ब्रीफिंग हुई है कंपनी की उसके तहत हम चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी हर्षदा के पास। हर्षदा, कंपनी के नतीजे और कैसे हैं, किस तरीके के हाइलाइट्स इसके? आपको नंबर्स दोहराने पड़ेंगे स्मिता प्लीज, नेटवर्क बहुत खराब है और नतीजे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हाथ में नहीं है, भले ही हम टीसीएस हेडक्वार्टर में बैठे हैं। ओके, हम बता दें कंसोलिडेटेड आय जो है कंपनी की वो दरअसल 58,229 करोड़ है। हालांकि अनुमान 57,475 करोड़ का था, उससे काफी बेहतर देखा जाए तो। कंसो मुनाफे की अगर बात करें तो 10,846 करोड़ जो कि 11,137 करोड़ का अनुमान था, उससे थोड़ा यहां पर कम प्रदर्शन हम कह सकते हैं टीसीएस का रहा। इसके अलावा 8 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है और इसके अलावा कंपनी की तरफ से 67 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। एक बार फिर चलते हैं हर्षदा जी के पास जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। आगे का क्या आउटलुक रहेगा हर्षदा जी, देखा जाए तो कंपनी का जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसको देखते हुए? अच्छा, इसमें एक्चुअली कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर। अब अपेक्षा तो थी कि कंपनी करीब 24.74% के आसपास के मार्जिन डिलीवर करेगी। रुपये में जिस तरह बिजनेस रही है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हर्षदा जी को, लेकिन लगातार जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं मार्जिन के आसपास रही है, क्योंकि जो अनुमान था उससे बस थोड़ा सा ही कम यहाँ पर। लेकिन साथ ही कंपनी ने कुछ ऐलान भी किए हैं, खास करके शेयर्स को लेकर 8 रुपए प्रति डिविडेंड शेयर का ऐलान यहाँ पर किया गया है कंपनी की तरफ से। और सही में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ और कहा जाता है, और 67 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो कंसोलिडेटेड आय रही है वो कहीं ना कहीं अनुमान से थोड़ी बेहतर रही है, क्योंकि 58,229 करोड़ का कंसो आय कंपनी का रहा, वहीं 57,475 का जो अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर। इसके अलावा एट्रिशन रेट जो है वो 21.5% से घट के अब 21.3% QOQ का हो चुका है। तो ये क्वार्टर्स के नतीजे और Q3 रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हुई है उसके मुताबिक टीसीएस का आज का ये रिजल्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार बने रहने के लिए आप जुड़े रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।